मानस परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यों को बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और यह बात पूरे विश्वास से और ईमानदारी से मैं भी स्वीकार करता हूं कि जवन तोड़ गति वही मोड़ गति। यानी मुझे भी इस कार्यक्रम की रूपरेखा की कोई जानकारी नहीं थी। पत्रिका को मैंने मंच पर ही देखा, कौन संचालन करेगा, कौन स्वागत करेगा, कौन क्या करेगा, कैसे, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। बस आकर के बैठ गया। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी जल्दबाजी में इन लोगों ने आयोजन किया और कितनी गंभीरता से अपने आयोजन को लिया। आर्यपुत्र दीपक ने मुझे परसों बताया कि 13 को कार्यक्रम करना है, तो मैंने कहा कर लो। तो कहा सर मुझे तो डेंगू हुआ है। तो मैंने कहा भाई ये बड़ा खतरनाक होता है, पहले तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान दो। तो कहा नहीं मैं आपको टेलीफोन तब करूं मैं जब ठीक हो गया हूं और मेरा डेंगू निगेटिव आ गया है, नॉन रिएक्टिव से कहते हैं आप। तो मैंने कहा तब ठीक है, लेकिन मैंने कहा भाई डेंगू तो जिसको होता है वो दर्द तो वही सहता है, कम से कम 15 दिन तक तो क्यों प्लेटलेट जिंदा रहता है ऊपर नीचे। तो कहीं सर कार्यक्रम में बहुत बाहर के लोगों को हमने बुला लिया है और देश के सुदूर कोने से नौजवान, छात्र, शिक्षक, रचनाकार आ रहे हैं, इसलिए हम इसको टाल नहीं सकते। तो मैंने कहा करो तो बस यही इनका मेरा आखिरी संवाद था और फिर आज मुलाकात हुई है। तो कहने का सही यह है कि यह जो सीरियसनेस, जो डेडिकेशन है, कार्य के प्रति जो समर्पण है, देखिए लिखना पढ़ना तो बहुत लोग कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, संपादन करते हैं, करते रहना चाहिए। कार्य के प्रति जो समर्पण होता है और जो ईमानदारी वाला जो लगन होता है, जब तक वह नहीं है तब तक स्थायी तो नहीं हो सकता। कहने का अर्थ यह है कि केवल लिखना या काम करना ही जरूरी नहीं होता, काम करने की निरंतरता, जिसे आप कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी, उसकी निरंतरता। ऐसे में छात्रों से भी कहता हूं कि आप कविता लिखो, कहानी लिखो, लेकिन लिख लिख के छोड़ दो तो कोई उसका अर्थ नहीं है। वो सस्टेन करना पड़ता है। चुनौती कुछ बनाने की नहीं है, बनाए हुए को सस्टेन करने की है। आर्यपुत्र दीपक के नेतृत्व में जो मानस परिवार खड़ा हुआ, इन लोगों ने अपनी स्वतंत्र और सामाजिक पहचान बनाई है। यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोशल मीडिया का जैसा सदुपयोग इस पूरी टीम ने किया है सकारात्मक, वैसा तो दुर्लभ है। और यह सोचिए कोरोना काल के बाद का दौर है, जिसे हम लोग कोरोजीवी दौर कहते हैं। तो यही कोरोजीविता है कि आपको विपरीत स्थिति में भी संघर्ष से पलायन नहीं करना चाहिए और उम्मीद की रोशनी हमेशा जगाए रखनी चाहिए। जब कुछ नहीं था तो इन लोगों ने सोशल मीडिया से लोगों को जोड़ा। फिर इधर मैं देख रहा था कि मानस परिवार ने लगातार सोशल मीडिया पर जो प्रोग्राम्स किए हैं, इससे आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं जालंधर, फिर वहां से कटरा, फिर वहां से वैष्णो देवी, फिर वहां से डलहौजी में लंबी यात्रा किया। जहां जहां गया सब जगह कुछ न कुछ लोग मिले मुझको और सबने कहा कि सर वहां पे जो मानस पत्रिका वो तो बड़ा हलचल मचाई हुई है। तब हमने कहा हाँ, दिल्ली में तो था ही, दिल्ली में तो एक जगह जेएनयू परिसर में बैठा हुआ था, मानस की चर्चा ही हो रही थी। तभी मैं कुछ वो आजकल जो चल रहा है ना, साइबर क्राइम का शिकार होते होते बचा। तो वो मैंने फेसबुक पर लिखा और करीब आधे घंटे का दौर था, बड़ा पीड़ादायक था, क्योंकि जो आज मुझे टेलीफोन कर रहा था वो पुलिस की यूनिफॉर्म में था और कुछ दाएं बाएं करके वो फर्जी कहा 50,000 रुपये दीजिए तैसा सर। तो मैं पहले तो यूनिफॉर्म के चक्कर में आधे घंटे में डिस्टर्ब हुआ। फिर मुझे जब उससे पैसे की बात की तब मुझे लगा ये मामला बहुत गड़बड़ है और वह हिस्सा फिर मैंने फेसबुक पर लिखा। फिर वहां लोगों ने अपने अनुभव साझा किया और कहा जी साहब ये इस हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल प्रसंग बस बता, आजकल एक ट्रेंड चला है, अब ई चालान के रूप में आ रहा है। आजकल कोई लेडी आपको रात 10 बजे के बाद व्हाट्सएप कॉल करेगी, ये जान लीजिए। और वो मतलब एक क्रॉस द एज, ऐसा नहीं कि
केवल उम्रदराज लोगों को पकड़ेगी, नौजवानों को ही पकड़ सकती है, उसका फेस नहीं दिखेगा और कुछ हरकतें उस तरफ दिखाई देगी। अगर आपने टेलीफोन नहीं काटा और आपने थोड़ा भी उसमें रुचि दिखाई तो तुरंत समझ लीजिए वो एक वीडियो बनेगा और वीडियो बना करके आपके व्हाट्सएप भेज दिया जाएगा। 30 सेकंड्स का वीडियो होगा, 40 सेकंड वीडियो होगा और वो कहा जाएगा पैसा दीजिए। और जाहिर सी बात है पैसा नहीं देंगे तो मुकदमा करेंगे। फिर अब पहले वही था, अब क्या हो गया, उसमें पूरा पुलिस तंत्र मिल गया, मैंने फर्जी पुलिस तंत्र। अच्छा। वो फिर वो 2 दिन बाद आपको पुलिस की, जैसे कहीं से मारी, कहीं से फेसबुक से किसी पुलिस वाले की फोटो ले लिया उन्होंने, फिर अपने व्हाट्सएप पे आईडी पे लगा लिया, फिर वो फोन करेंगे, व्हाट्सएप कॉल ही करेंगे और कहेंगे साहब वो लड़की ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, आपने उसके साथ चैटिंग की है, ये की वो की है। पता चला भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो कहा कोई बात नहीं, आप सही भागने लगते हैं, कुछ नहीं किया तो मैं FIR डिलीट करवा दूंगा, कुछ पैसा दे दीजिए। तो ये सब तरीके हैं। हाँ, और अब तो ई चालान में ये बातें आ गई, फर्जी चालान आ रहे हैं और पुलिस की यूनिफॉर्म। एनीवे, तो मैं ये देख रहा था, हम लोग कुछ अपने छात्रों के साथ बैठ के बात कर रहे थे तो मानस पत्रिका का जिक्र वहां भी था। तो इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब सोचिए कि नई पौध, नई पीढ़ी कितनी ताकतवर है। मैं नई पीढ़ी की ताकत की बात करना चाहता हूं, यानी वह कह सकते हैं कि वो जो उसकी जो कनेक्टिविटी है, उसकी कनेक्टिविटी कितनी इन्फेक्शस है। क्योंकि कोरोना का बात है, इन्फेक्शस माने एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी है, कितनी तेजी से उसके संबंध और उसके सरोकार संक्रमित होते हैं। और ये अच्छी चीज है कि भाई कविता, मैं बार बार कहता हूं कि कोरोना चला जाए जितना जल्दी हो, डेंगू चला जाए, लेकिन कविता अगर वायरस की तरह संक्रमित हो जाए तो इस देश का हर नागरिक कितना खूबसूरत हो जाए भाई। क्योंकि संवेदनशीलता को आपको वह बचाएगी और आपको मनुष्य बचाए रखने में और बनाए रखने में साहित्य बहुत मदद करता है। तो ये बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका रहती है। तो आज के दिन हमारे मंच पर प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र निकल के कुछ काम जा चुके, प्रभाव में जा चुके हैं, लेकिन जो डॉक्टर राजेश सरकार, सपना भूषण, देवेंद्र मिश्र जी बैठे हुए हैं और संचालिका बहुत अच्छा संचालन पूजा कर रही हैं, पूजा गौड़ सॉरी सुप्रिया, पूजा चलेगा, पूजा से पहले सुप्रिया कहे, सुप्रिया की अंग्रेजी बहुत अच्छी है। मुझे क्योंकि इसके पहले एक जो कविता पाठ हुआ था कुछ महीने पहले, तो सुप्रिया ने अंग्रेजी अपनी कविताएं पढ़ी थी। मैं सामने बैठे हुए सिद्दीकी साहब हैं, नवोदय विद्यालय के प्राचार्य हैं, उपाध्याय जी हैं, सब लोग आए हुए हैं। अभी वरुण आए हुए हैं, उनकी श्रीमती जी पूजा आई हुई हैं, ये दोनों संस्कृत के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और ये BHU के, आप होम साइंस के, आप फिलोसफी, अच्छा होम साइंस फिलॉसफी के, और दोनों का जो आप BHU से रहा है पूजा हमारी स्टूडेंट, आप भी छात्र रही हैं। सोचिए कितने गौरव की बात है कि राजेश इतने कम उम्र में कितने ऊंचाई से कह रहे हैं कि हमारी छात्र रही है। यह सुख केवल गुरुओं को मिल सकता, किसी और को नहीं मिल सकता। तो ये जो संचालन का जो स्वरूप रहा छात्रों के बीच, ये सचमुच में न केवल पत्रिका बहुभाषिक रही है, संचालन भी बहुभाषिक हुआ है। यानी हिंदी में, पहले भोजपुरी में, फिर हिंदी में, फिर अंग्रेजी में। तो आप ये देखिए, और इस पत्रिका का जो स्वरूप है उसमें हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी के साहित्य के बारे में चर्चा तो की ही गई है। इसमें मराठी साहित्य है, मलयालम का साहित्य है और कन्नड़ का साहित्य है, असमिया का साहित्य है और अरुणाचल का साहित्य तो है ही। तो इस बहुभाषिक अंक के लिए मैं संपादक आर्य दीपक को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उस पूरी टीम के प्रति अपना स्नेह अर्पित करता हूं जो इनके साथ सहयोग की भूमिका में रही है। और आप सोचिए कि जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर दूर दराज के छात्र, शिक्षक, आप लोग जो प्रथम पंक्ति में बैठे हुए हैं, कोई गाजीपुर से, कोई बलिया से, कोई मिर्जापुर से आया था, तो हमें लगा कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की है, कितना इस 3-4 दिनों में। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रतियोगिता कराए, पोएट्री कंपटीशन कराया कविता को लेकर के, उस पर जो पुरस्कार दिया, इतने। और देखो एक बात हमेशा जान लो कि पुरस्कार, कविता अपनी जगह पर है, लेकिन जो लोग लिख रहे हैं, जैसे कि 300 नए रचनाकारों का उत्खनन किया है, खोजा नहीं है, उत्खनन किया है। माने वो कहीं छिपे हुए थे, कहीं था उनके, क्योंकि उनके सामने
कोई रास्ता, कोई मार्ग नहीं था। तो इन लोगों ने खोज खोज करके कहा भाई आओ लिखो, बहुत बड़ी 300 लोगों में अगर आगे चल करके 3 लोग भी सस्टेन कर गए तो सोचिए ये मानस पत्रिका का कितना अभूतपूर्व योगदान होगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग कक्षाओं में एक सत्र में 1000 छात्रों को संबोधित करते हैं। हिंदी के शिक्षक की संख्या हिंदी ज्यादा रहती है, मान लीजिए 1000 छात्रों को वर्ष में कक्षा में पढ़ाते हैं, MA BA मिला करके। हम बार बार कहते हैं उस 1000 में अगर 10 ने भी अपना स्वतंत्र पहचान आगे चल के बनाई और देश के सम्मानित और बड़े नागरिक बने तो वह गौरव बोध, हमें कुछ नहीं मिलना है सिवा गौरव बोध के, लेकिन यह तो होगा ही होगा कि भाई यह हमारी पौध है, यानी जिसे कहते हैं कि हमारी जड़ें ही हैं जो पेड़ के वृक्ष के रूप में अन्य जगहों पर, अलग अलग जगहों पर पनपी हैं और खिल रही हैं या खिलखिला रही हैं। तो ये जो खिलना और खिलखिलाना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी से बृहत्तर सामाजिक समुदाय का निर्माण होता है। तो जो साहित्य की पत्रिका है, ये पत्रिका मानस बृहत्तर साहित्यिक समुदाय के निर्माण के लिए बहुत अप्रतिम योगदान दे रही है, सांस्कृतिक और साहित्यिक चेतना के निर्माण के लिए। और किसी भी पत्रिका का यही प्रमुख योगदान भी हुआ करता है। पत्रिकाएं बहुत निकली, बहुत निकलती रहेंगी। ये भी पत्रिका का क्या आगे भविष्य होगा उसके बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि पत्रिकाएं निकालना जितना आसान है उसको निकालते जाना बड़ा कठिन है। ये क्योंकि धीरे धीरे करके संसाधन, सबसे बड़ी दिक्कत मैन पावर की नहीं होती, रचनाओं का भी नहीं होता, सबसे दिक्कत होती संसाधन के अर्थ की होती है। तो लिखना सब चाहता है, कवि या साहित्यकार सब होना चाहता है, उसके लिए पैसा 2 रुपया भी कोई खर्च नहीं करना चाहता। अर्थात कि खरीद के किताबें पढ़ें, खरीद के पत्रिकाएं पढ़ें, अपनी परंपरा के बारे में जान लें, हम जो जिस विधा में लिख रहे हैं उसकी कितनी समृद्ध और संवेदनशील परंपरा, कितनी बृहत्तर परंपरा रही, उससे जुड़े, तो उससे हमारा हमें एहसास होगा कि हमारी कमियां क्या हैं। इस पर हमारे लोगों का ध्यान नहीं रहता, लेकिन जिनका ध्यान होता है आगे वे ही जाते हैं, ये अनिवार्य है। इसलिए यहाँ तुम सब छात्र बैठे हो, जो इन सब चीजों से जुड़ता है, जो पढ़ता है, जो कहा गया है कि देखिए काव्य हेतु में हम लोग तो बार बार कहते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो प्रतिभा तो कोई नहीं जानता, वो तो अमूर्त चीज है, लेकिन व्युत्पत्ति और अभ्यास का पता तो चलता ही चलता है। व्युत्पत्ति माने अध्ययन, अभ्यास माने प्रैक्टिस। तो जितना आपने अध्ययन किया है और जितना अभ्यास किया है, दोनों आपकी रचनात्मकता में ही नहीं, आपकी वाग्मिता में भी झलकता है। आप किसी को आधा घंटा सुन लीजिए, पता चल जाएगा कि वह अनुभव केवल अनुभव बोल रहा है या कुछ ज्ञान भी उसके पास है, यानी किस सामाजिकता के, किस सांस्कृतिक परिसर से वो आपको संबोधित कर रहा है, ये उसके अध्ययन के दायरे में ही निर्मित होता है। ऐसे कोई, इसे सू जनरलिस्ट कहते हैं, स्वतः स्फूर्त व्यक्ति कुछ समय तक ही चलेगा, उसके बाद थौस जाएगा। उसे बार बार अपनी स्वतः स्फूर्तता को बनाए और बचाए रखने के लिए अभ्यास और अध्ययन से जुड़ना होगा। तो ये बड़ी ये वो बुनियादी बात है जिसके बगैर साहित्य में आप बहुत देर तक चल नहीं सकते। साहित्य और विचार और ज्ञान, तीनों की का जो संसार है, इस पत्रिका ने ऐसे तमाम नए लोगों को जोड़ा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं ये भी बताऊं कि किसी भी पत्रिका का जो योगदान होता है, उसकी जो मूल कैरेक्टर होता है वो संवादी होता है। मानस पत्रिका अपने मूल चरित्र में संवादी है, यानी यह एक तरह का डायलॉग ओरिएंटेड मैगजीन है, क्योंकि अगर ये संवादी न होती तो इतने सारे लोग तो जुड़ते नहीं और बहुभाषी जैसा अंक भी आप इतना जल्दी निकाल नहीं पाते। देखो, यह समय NEP के बाद, नई शिक्षा नीति के बाद का जो समय है, यह बहुभाषिकता का अंक है, समय है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन NEP की अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि वह
वह मातृभाषाओं को, बहुत सारी भाषाओं का प्रोत्साहन करती है, लेकिन मैं इसको बहुत सकारात्मक दृष्टि से इसलिए देखता हूं कि हमारी मध्यकाल, हमारा जो मध्यकाल, जिसे आप भक्ति साहित्य कहते हैं और रीतिकाल कहते हैं, इसे प्री मॉडर्न एज कहते हैं, जिसे अंग्रेजों ने, यानी वेस्ट ने हमें मिडिल एज कहा था। वह मध्यकाल बहुभाषिक था। हमारे देश की परस्पर जो बोलियां थी वो एक दूसरे से आदान प्रदान कर रही थी। अंग्रेजों ने एकल भाषा को आरोपित करके हमारी उन मातृभाषाओं की बहुभाषिक संस्कृत के खिलाफ न केवल साजिश किया, बल्कि उनकी अवमानना भी की। जब वो एक भाषा की बातें वो कर रहे थे, अंग्रेजी के वर्चस्व की बात कर रहे थे। इसलिए हमारे जो है शोधार्थी, अमेरिकी बीए के बच्चे तो शायद न समझते, लेकिन हमारे शिक्षक और शोधार्थी जो बैठे हुए हैं वो जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से, कह सकते हैं कि यह भी 50 वर्ष तो हो ही गया आजादी के बाद, हमारे यहाँ एक नया अध्ययन चला है कि अंग्रेज जो कहते हैं कि आधुनिकता हम लाए, तनिक देखा जाए कि क्या ये जो प्री मॉडर्न एज को मिडिल एज कहते हैं, क्या हमारे यहाँ कहीं वो आधुनिकता वहां मौजूद तो नहीं थी। और पिछले करीब करीब 4 दशक से इस पर बहुत काम हो रहा है और यह भी तय हो गया है, और इस पर बहुत सारे लोग इंडिया के भी और वेस्ट बहुत काम कर रहे हैं। पश्चिम के जो बुद्धिजीवी हैं इस पर निरंतर काम कर रहे हैं, और मध्यकालीन बहुभाषिकता को उन्होंने देशज आधुनिकता की शिनाख्त करने के लिए इस्तेमाल किया है। ये शोध का नया विषय है। अभी फ्रांसिस्का ओरसिनी की किताब आई है, ईस्ट ऑफ द दिल्ली, अभी 10 दिन पहले आई है। उसकी पूरी थीसिस ही, उसकी सेल्टन पोलाक वाले का तो काम पुराना है ही, लेकिन नई बिल्कुल 10 दिन पहले जो किताब आई है, ईस्ट ऑफ द दिल्ली, उसमें इसी बात को, इसी भारतीय बहुभाषिकता को आधुनिकता से जोड़ते हुए उन्होंने इन बातों को रेखांकित किया है। और उन्होंने अंग्रेज होकर के उन्होंने कहा, वेस्ट का होकर कहा है कि यह पश्चिम के द्वारा भारतीय बहुभाषिकता के खिलाफ साजिश का हिस्सा था। और हमारी यह अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये जो उत्तर भारत की जो भाषाएं थी, इनमें मध्यकाल का प्रचुर साहित्य रचा गया, आपको नहीं भूलना चाहिए। और यह हमारी आरंभिक आधुनिकता का प्रस्थान बिंदु था। तो मध्यकाल की जिस बहुभाषिकता पर इतना